बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री ग्रेड 10 और नेशनल बुक फाउंडेशन की ये किताब है और इसका चैप्टर नंबर 6 यानी साल्ट शुरू करने जा रहे हैं। और हस्बे मामूल अगर इसके नंबर ऑफ़ पेजेस चेक किए जाएँ तो हार्डली 6 पेजेस हैं, तो मिला जुला के 4 पेजेस का चैप्टर है, तो इतना लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं, लंबी चौड़ी इसमें कोई कंटेंट्स नहीं है। साल्ट से शुरू होगा और सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल साल्ट पे जाके ख़त्म होगा और डेफिनेटली एंड तो एक्सरसाइज के ऊपर ही होता है। तो लेट अस मूव इनटू आवर फर्स्ट टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज़ साल्ट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साल्ट। इसको अभी हमने डिस्कस करना है, लेकिन इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, साल्ट को यहाँ पढ़ें और उसके बाद इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करें, तो लेट अस मूव इनटू आवर। तो वाइट बोर्ड में हम अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस और लेट वी रिएक्ट इट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद हमें जो मिलेगा वो है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, एक और बेस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और उसका रिएक्शन करवा लेते हैं हम हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ। तो रिएक्शन के बाद हमें जो मिलेगा वो है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस वाटर। ठीक है, इट्स ओके। देन नेक्स्ट जो बेस है हम ले लेते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड और इसका रिएक्शन करवा लेते हैं हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ, तो बन जाता हमारे पास लिथियम आयोडाइड प्लस वाटर। ठीक है, ओके, हो गया काम ये भी। अच्छा, इसमें अब आप गौर से देखें तो ये तीनों बेसिस जो हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये आर्हीनियस बेसिस हैं। आर्हीनियस बेसिस मीन दोज बेसिस विच कंटेन OH नेगेटिव आयन। ठीक है, और सारे एसिड जो हैं हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोआयोडिक एसिड, सबके पास H मौजूद है। ये दे आर ऑल these all three are arrhenious acids। इनके रिएक्शन से मिला क्या, हमें साल्ट मिला, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, और न्यूट्रलाइजेशन की वजह से हमें वाटर साल्ट क्रिएट हुआ। अच्छा, ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है और न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में हमें साल्ट्स मिलते हैं। केमिस्ट्री की ज़बान में साल्ट का मतलब बेसिकली, जैसा कि हमारे टॉपिक में डिस्कस किया जा रहा है, एसिड और बेस के रिएक्शन से, उनके न्यूट्रलाइजेशन से जो कंपाउंड क्रिएट होता है वो साल्ट कहलाता है। साल्ट बेसिकली एक न्यूट्रल चीज़ होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, जो भी बेसिस हैं उनकी अपनी एक पर्टिकुलर किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोआयोडिक एसिड या और भी जो एसिड्स हैं आर्हीनियस एसिड, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट व्हेन दे आर रिएक्टेड टुगेदर दे न्यूट्रलाइजेज ईच अदर। और न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, और जो नई चीज़ बनती है वो न्यूट्रल साल्ट होता है। इस साल्ट में किसी किस्म का एसिड और बेस का कोई भी यानी इफेक्ट नहीं होता, उनकी प्रॉपर्टीज इसमें ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, प्लस वाटर साल्ट बनता है। अच्छा, उसके साथ एक और चीज़ भी है कि इसका जो नाम है सोडियम क्लोराइड है, अब ये क्लोरीन नहीं रही। मोनो एटॉमिक एटम जो होते हैं या आयन होते हैं आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, यानी वो नेगेटिव पार्ट जो कि एसिड से आता है उसके नेम में तब्दीली आती है, जबकि पॉजिटिव पार्ट में कोई तब्दीली नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम क्लोराइड बन गया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से पोटेशियम ब्रोमाइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड से लिथियम आयोडाइड। नाम में तब्दीली कहाँ आ रही है, सिर्फ नेगेटिव पार्ट में। नाम में तब्दीली क्या है कि आपने क्लोरीन नहीं कहना है, क्लोरीन की जगह क्लोराइड कह देना, IDE का इजाफा करना है। ब्रोमीन की जगह ब्रोमाइड और आयोडीन की जगह आयोडाइड। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मोनो एटॉमिक रेडिकल्स में होता है, कंपाउंड रेडिकल में नहीं होता। अभी चंद एग्जांपल और भी आएंगे, आप देखें। फॉर एग्जांपल अब हम ऐसा करते हैं कि रिएक्शन करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन के लिए हम ये जो बेस सेलेक्ट करते हैं, जो एसिड सेलेक्ट करते हैं, लेट इट इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो रिएक्शन के दौरान होगा क्या, कैल्शियम सल्फेट बनेगा। अब ये कैल्शियम सल्फाइड नहीं है, ये जेन में रहे, यही असल में कंपाउंड रेडिकल है जिसमें 4 ऑक्सीजन और 1 सल्फर है। तो टोटल मिलाकर 5 एटम का एक रेडिकल है। तो जो कंपाउंड रेडिकल होते हैं उनकी नेमिंग की एंडिंग आइड पर नहीं होती, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये वाटर लग गया साथ न्यूट्रलाइजेशन का। अच्छा, एक और रिएक्शन देख लें, उसमें आ जाएगा हमारे पास, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम जनाब सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं इधर, और दूसरी तरफ ले लेते हैं हम जनाब फास्फोरिक एसिड H3PO4। तो इसका रिएक्शन करवाते हैं। तो फास्फोरिक एसिड से रिएक्शन से जो बनेगा हमारे पास बनेगा सोडियम फॉस्फेट। ये फॉस्फेट है, फॉस्फाइड नहीं है, बिकॉज इट इज़ आल्सो कंपाउंड रेडिकल कंसिस्ट ऑफ 4 ऑक्सीजन एंड 1 फास्फोरस प्लस
वाटर। ये मैंने बैलेंस नहीं की, बैलेंस भी कर लेते हैं। तो बैलेंस के लिए यहाँ पर आएगा 3 और एंड पर आ जाएगा यहाँ पर भी 3। सिमिलरली ऊपर को भी बैलेंस नहीं किया, उसको भी कर लेते हैं बैलेंस। यहाँ पर वाटर बनेगा 2। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इस पूरी डिस्कशन के अंदर जो हमारे सामने जो चीज़ आई वो ये थी कि जो बेसिस हैं, और वो भी आर्हीनियस बेसिस, व्हेन रिएक्ट विद आर्हीनियस एसिड्स दे फॉर्म साल्ट्स एंड वाटर। उसमें से आप देखेंगे साल्ट का जो पॉजिटिव पार्ट है, मसलन इस वक्त जो सोडियम है इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव लिखा नहीं, लेकिन आप लिख सकते हैं ये पॉजिटिव रेडिकल जो है इसके हैविंग पॉजिटिव 1 चार्ज, पोटाशियम हैज़ पॉजिटिव 1 चार्ज, लिथियम हैज़ पॉजिटिव 1 चार्ज, कैल्शियम हैज़ पॉजिटिव 2 चार्ज, सोडियम हैज़ पॉजिटिव 1 चार्ज। तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग रेडिकल जो हैं ये बेस से आए हैं, आप खुद चेक कर लें। और जो नेगेटिव पार्ट है क्लोराइड, ये नेगेटिव -1 चार्ज, ये HCl से आया है। और ब्रोमाइड -1 HBr से, आयोडाइड -1 वो हाइड्रोआयोडिक एसिड से, सल्फेट हैविंग -2 चार्ज विच इज़ कमिंग फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, एंड फास्फोरिक हैविंग -3 चार्ज इज कमिंग फ्रॉम फास्फोरिक एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेगेटिव पार्ट है साल्ट का वो हमेशा एसिड से आता है, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो हमेशा बेस से आता है। अच्छा, इसी को ज़हन में रखते हुए ज़रा वापस जाते हैं अपने नोट्स की तरफ और वहाँ चेक करते हैं कि यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन ऑफ साल्ट क्या है कि साल्ट आर आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म थ्रू दी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस। पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का मतलब क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का नाम देते हैं। और उनके दरमियान अट्रैक्शन किसके दरमियान, वंस अगेन लेट अस गो बैक इनटू अवर दिस पोर्शन। तो आप ये देखिए ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान अट्रैक्शन है, यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो इन आइंस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो अपोजिटली चार्ज आइंस हैं, इसी को हम कहते हैं ये साल्ट बन गए। अच्छा, ड्यूरिंग एन एसिड बेस्ड रिएक्शन ए न्यूट्रल साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। वो तो हमने अभी देख लिया, लंबी 3-4 कई एग्जाम्पल हमने चेक किए हैं, वो तो हमने देख लिया कितनी एग्जाम्पल अभी हमने चेक किए हैं। पॉजिटिव आइंस कैटाइंस कम फ्रॉम बेस, नेगेटिव आइंस या एनाइंस जो है कम फ्रॉम एसिड। अब एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक ही रखी है, फेमस एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। सोडियम क्लोराइड बना, वाटर बना। अब यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नंबर 1 ये कि ये न्यूट्रल साल्ट है, इसमें एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़ कोई नहीं होगी। एसिड में Cl को रेड कर दिया था, बेस में Na को ब्लू कर दिया, सो दैट कि आप इसकी मूवमेंट को फील कर सकें कि Na जो पॉजिटिव है, यहाँ तो नहीं लिखा, इट इज़ कमिंग फ्रॉम बेस एंड Cl नेगेटिव इट इज़ कमिंग फ्रॉम एसिड। और ऊपर लिखा हुआ ये एसिड रेडिकल है क्योंकि एसिड से आया, नेगेटिव आइन है और एनाइन है। और Na के साथ क्या लिखा हुआ है, ये कैटाइन है और पॉजिटिव आइन है और बेस रेडिकल है। अब ये सारी चीज़ें आपको, यानी एक छोटी सी डेफिनेशन है और इसके साथ कुछ लंबे चौड़े पॉइंट्स हैं, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो यहाँ पर आके ये साल्ट का जो टॉपिक है छोटा सा था, ख़त्म हो गया। जो है हमारे पास है फिज़िकल स्टेट। तो फिज़िकल स्टेट के अंदर जो हमने पढ़ना है बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स के बारे में ही सारी बातें होंगी। तो फिज़िकल स्टेट के अंदर हम पढ़ेंगे फिज़िकल स्टेट पढ़ेंगे, लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, फिर इसकी रीज़न पढ़ेंगे इनकी लेटेस्ट स्ट्रक्चर की, और साथ ही अफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज़ इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम काफ़ी हद तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में बहुत ज़्यादा बल्कि डिटेल से पढ़ के आए हैं। फिर हम आएंगे साल्ट इन एक्वस मीडियम, एंड उसके बाद आएगा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सारी डिस्कशन आयनिक कंपाउंड्स के बारे में ही है। फिर हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर आकर ये सारी चीज़ें, यानी ख़ास तौर पे ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ आयनिक कंपाउंड्स की, अगरचे हेडिंग यहाँ पर नहीं है, फिजिकल स्टेट के रेफरेंस से ही बात कर रहे हैं। तो इस सारी जो लंबी चौड़ी डिस्कशन है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये कुछ चीज़ें और समझनी पड़ेंगी। आयनिक बॉन्ड को ही वंस अगेन रिवाइज करना पड़ेगा, फिर जाके क्लियर हो जाएगी बात। तो सबसे पहले आयनिक कंपाउंड को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जनाब, ये क्या उसे कहते हैं, ये चैप्टर हमारा आ गया 6, और उसके बाद आ गया हमारे पास आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड यहाँ पर बेसिकली चैप्टर का हिस्सा नहीं है, लेकिन चैप्टर की जो प्रॉपर्टीज़ आयनिक कंपाउंड के रेफरेंस से डिस्कशन है, जब तक ये आप रिवाइज़ नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगी कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले ये बात वही पढ़ी हुई हमने की हुई है 9th क्लास के अंदर। सोडियम है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और इसमें एक 3s1 रेड से दिखाया हुआ है कि ये इनफैक्ट अगर रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा, तो पीछे 2s2 2p6 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और प्लस क्लोराइड है, सॉरी क्लोरीन है,
और इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल है 3s2 3p5 है। इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए कहीं से तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और वो डेफिनेटली जब दोनों आपस में मिलेंगे तो सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेने के बाद दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो आगे क्या होगा, आगे सोडियम पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है और इलेक्ट्रॉन छोड़ने से न्यूक्लियस डोमिनेंट हो गया है, चार्ज पॉजिटिव डोमिनेंट कर गया है, इसलिए पॉजिटिव वन चार्ज आ गया। और चार्ज आने का तरीका ये होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 3 निकलेंगे 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसका जनाब सारी नीचे चेक कर लें, अब 3s1 निकल चुका है तो 1s2 2s2 p6 यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। और रिजेंबल नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 है और उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद आ जाएगा जनाब हमारे पास, इसी को कैटाइन भी कह देते हैं। इसके बाद क्लोराइड आ गया। क्लोराइड जो है वो क्या करेगा, क्लोरीन बेसिकली उसका लास्ट शेल 3s2 3p5 है, उसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो उसका पास क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया है, अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियस चार्ज, तो उसके ऊपर नेगेटिव वन चार्ज आ जाएगा। तो ये दोनों नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज आयन क्रिएट हुए हैं। उससे होगा क्या, उसमें हुआ क्या कि ये 3s2 3p6 बन गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये आर्गन के साथ रिजेंबल करता है और ये एनाइन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी डिस्कशन यहाँ होनी है और जिसकी बेस के ऊपर आगे आप प्रॉपर्टी समझेंगे वो ये है कि ये सोडियम पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। हमने सिर्फ एक एटम सोडियम और एक एटम क्लोरीन की बात की है। जब आप रिएक्शन करेंगे सोडियम और क्लोरीन का, वहाँ कोई एक एटम तो नहीं होगा, वहाँ तो अनकाउंटेबल सोडियम होंगे, अनकाउंटेबल क्लोरीन होंगे और अनकाउंटेबल Na पॉजिटिव क्रिएट होंगे और सिमिलरली अनकाउंटेबल Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन क्रिएट हो रहे होंगे। सोडियम पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इस सोडियम अपने इर्द गिर्द सोडियम पॉजिटिव को पसंद नहीं करेगा, रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली क्लोराइड जो है नेगेटिव है तो अपने अराउंड क्लोराइड को पसंद नहीं करेगा, रिपल्शन होगी। तो जब इतनी सारा हजूम होगा सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव का, तो इन पूरे नेगेटिव पॉजिटिव आयंस को अपने आप को अरेंज करना पड़ेगा ताकि सिस्टम इम्बैलेंस हो जाए, रिपल्शन स्टार्ट ना हो जाए। तो अब ये सिस्टम होगा क्या आगे, ये देखें हुआ क्या है कि अभी ये इसमें सिर्फ 2D शेप दिखाई है आपको, जिसमें क्लोराइड है, सोडियम है, क्लोराइड है। अगर लेफ़्ट टू राइट मूव करें आप इधर तो आपको अल्टरनेट नज़र आ रहा है। सोडियम का साइज़ छोटा हो चुका है क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था, क्लोरीन का साइज़ बड़ा हो गया है एज़ कम्पेयर टू सोडियम क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए छोटा बड़ा आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन ये आपस में अल्टरनेट चल रहे हैं। अब जब निचली लेयर स्टार्ट होगी तो क्लोराइड की जगह उसके नीचे बिल्कुल एग्जैक्टली सोडियम आएगा और सोडियम के एग्जैक्ट नीचे क्लोराइड आएगा। तो इस तरीके से ये लाइन चलती जाएगी। तो सारी लाइन इस तरीके से ऊपर से नीचे अरेंज होंगी कि कोई भी नेगेटिव नेगेटिव के सामने और पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने नहीं आएगा। ये 2D शेप है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारे पास 3D शेप आ गई। अब इस 3D शेप में मज़ीद थोड़ी सी सेंस बच्चों को समझ आती है। इसमें ये डेफिनेटली सारी की सारी नेट की पिक्चर्स हैं। तो इस वक्त जो रेड से शो किया है वो स्मॉल एटम वो सोडियम का और जो बड़ा है ब्लू से लाइट ब्लू से वो क्लोराइड एटम है। और ये 3D शेप है और 3D शेप में भी सारा एग्जैक्ट नज़र आ रहा है कि ये किस तरीके से यानी आपस में इन्होंने अरेंज किया अपने आप को। अच्छा, जब सोडियम पॉजिटिव चार्ज कैटाइन क्रिएट करता है और क्लोराइड जो है नेगेटिव चार्ज एनाइन क्रिएट करता है, तो इस पूरे हजूम को एक ज़बरदस्त किस्म के सिस्टमेटिक वे से अरेंज होना पड़ता है। एक बात। दूसरी बात ये कि सोडियम और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाती है। अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि फॉर एग्जांपल मैं जहाँ इशारा कर रहा हूँ कि ये सोडियम सिर्फ इस क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन डेवलप कर रही है, वो अपने ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट और उससे ऊपर जो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा और सोडियम पॉजिटिव के बैक साइड पे भी सारे उसके अराउंड जो है सोडियम के जो नेगेटिव चार्ज आइंस हैं वो उसको कर रहे हैं यानी अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली क्लोराइड के अराउंड सोडियम ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट नज़र आ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ सारे ही के सारे आइंस इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक शदीद किस्म की फोर्स डेवलप होती है। अच्छा, इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग किस्म का बॉन्ड डेवलप होता है आयनिक बॉन्ड, जिसमें अनकाउंटेबल नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन जो हैं आपस में एक सिस्टमेटिक वे से अरेंज हो जाते हैं। अच्छा, अब ज़रा आगे चेक करते हैं। ये वाटर के मालिक्यूल हैं दो, ये वाले दो। इसमें एक वाटर का मालिक्यूल इसका जो H है वो दूसरे वाटर मालिक्यूल के O के साथ लिंक हो रहा है, ये डॉटेड लाइन है। ये सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो कर रहा है।
जबकि इसका जो एक्चुअल बॉन्ड है इस H का और इस H का, वो O के साथ कोवेलेंट बॉन्ड है। आप जानते हैं, ये भी पढ़ा हुआ कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर बताने का मकसद सिर्फ यहाँ पर ये है कि ये इसे कहते हैं एक डिस्क्रीट मालिक्यूल, यानी एक इंडिविजुअल है ये H2O ये वाला। इस मालिक्यूल का इस मालिक्यूल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ इसके साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर है, वो एक वीक सी अट्रैक्शन है। जिस तरीके से सोडियम क्लोराइड के हर सोडियम और हर क्लोरीन का आपस में एक शदीद किस्म का लिंक क्रिएट हो जाता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ ये आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा एक मालिक्यूल ऑफ वाटर का दूसरे मालिक्यूल ऑफ वाटर के साथ ऐसा कोई ताल्लुक क्रिएट नहीं होता। यही इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दैट आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। ये असल में उन्होंने बताया। तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हैं, जिस वजह से ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो नोट्स में आ गए, यहाँ पर ये आ गया जनाब, फिजिकल स्टेट में पढ़ते हैं एट STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे साल्ट्स आर यूजुअली सॉलिड्स। जितने भी साल्ट्स होते हैं, इस वक्त हम साल्ट्स की ही बात कर रहे हैं और साल्ट भी डेफिनेटली आयनिक साल्ट की बात हो रही है, तो वो सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं। रीज़न क्या है? दिस इज़ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आइंस। दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज टाइटली बाउंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव आइंस टुगेदर। आइंस की लफ्ज़ बोला जा रहा है, सिंगल आइन नहीं, यानी प्लूरल की बात हो रही है, यानी सारे आइन जो हैं आपस में नेगेटिव पॉजिटिव आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ अटैच हो जाते हैं। दीज फोर्सेज रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम। अब अगर आप इनको अलग अलग करना चाहते हैं तो एक लंबी चौड़ी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इनको सेपरेट करने के लिए, रिजल्टिंग ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिस वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं ज़रा आगे। तो लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। पहली बात, तो लैटिस का मतलब क्या है? लैटिस बेसिकली इसी जंजीर का मतलब, अगर नॉर्मल लिया जाए तो जंजीर कहा जाएगा, या अगर आप आयनिक कंपाउंड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर यूजुअली शो किया जाता है इस केस में आयनिक कंपाउंड को शो करने के लिए, तो क्लोराइड है, सोडियम है, फिर क्लोराइड है, फिर सोडियम है, फिर क्लोराइड है। ये एक लैटिस है, ये एक जंजीर है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव आइन जो हैं, अपोजिटली चार्ज आइन जो हैं, वो एक दूसरे के साथ अल्टरनेट वेव के साथ अटैच हो जाते हैं। ये एक लैटिस है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड फॉर्म लैटिस स्ट्रक्चर्स बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटाइन एंड एनाइंस। आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट मालिक्यूल। यही पानी की बात हो रही है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि पानी के मालिक्यूल या दूसरे मालिक्यूल लाइक ग्लूकोज या यूरिया की बात कर लें या फ्रुक्टोज की बात कर लें, यानी ऑर्गेनिक मालिक्यूल, वो इनकी एक अपनी सेपरेट आइडेंटिटी होती है। वो आयनिक कंपाउंड की तरह पाइल नहीं क्रिएट, एक पाइल नहीं बनता। पाइल का एक ढेर सा नहीं बन जाता है, जैसे कि अगर वापस जाएँ इधर अपने इधर, तो ये एक पाइल सा बना हुआ है, एक ढेर आइंस का। तो जो आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक यही है, लेकिन जो हमारा कोवेलेंट कंपाउंड है वो इस तरह का पाइल क्रिएट नहीं करते। आगे चलते हैं। तो दे आर फाउंड एज ए जाइंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क। ये नेटवर्क है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव आइन बड़े एक ज़बरदस्त डिज़ाइन के साथ, एक बड़े ज़बरदस्त अल्टरनेट वे के साथ पड़े हुए हैं। दीज फोर्सेज होल्ड दीज आइंस इन फिक्स पोजिशंस। इनको यानी ये जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनको बड़े फिक्स पोजीशन में एक बड़े ज़बरदस्त अल्टरनेट वे से फिक्स करके रख लेती है। अब रीज़न क्या जनाब इसकी, कि लैटिस की रीज़न पूछ रहे हैं। आयनिक बॉन्ड्स आर फाउंड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनाइंस। कभी वो कैटायन आयन का लफ्ज़ यूज़ कर लें, कभी नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन, सारे ठीक हैं लफ्ज़। दीज आइंस आर अरेंज इन रिपीटिंग 3D नेटवर्क। ये 3D नेटवर्क है कॉल्ड अ क्रिस्टल लैटिस। दिस अरेंजमेंट मैक्सिमाइजेज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड मिनिमाइजेज द रिपल्शन। ये जो एक अरेंजमेंट है, इसमें होता क्या है कि रिपल्शन मिनिमाइज हो जाती है और जो अट्रैक्टिव फोर्स है मैक्सिमाइज हो जाती हैं। यानी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेट कर देते हैं कि वो सारे के सारे आपस में अटैच हो जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव आइंस, लीडिंग टू ए स्टेबल स्ट्रक्चर। अच्छा, उसके बाद क्या, इसका अफेक्ट क्या होगा फिर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर? एज आयनिक कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव आयन का लफ्ज़ यूज़ किया है, ऊपर कैटायन एंड एनाइन का लफ्ज़ यूज़ किया है, तो दोनों ही बेहतरीन लफ्ज़ हैं, जैसे मर्जी यूज़ करें आप। सो द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। दे आर, इस नेगेटिव पॉजिटिव आयन के पाइल की वजह से होता क्या, आयनिक कंपाउंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, हाई बॉइलिंग पॉइंट, ब्रिटल हो जाते हैं, यानी फोटक हैं, ज़रा सा उनको ठोकर लगे या उनके ऊपर कोई प्रेशर डाला जाए तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली वैन मोल्टन और डिजॉल्व।
डिज़ोल्व इन वाटर होना चाहिए वैसे लफ्ज़, डिज़ोल्व इन वाटर, ठीक है। तो अगर यानी ये सारी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने अफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज़ के रेफरेंस से आपके सामने डिस्कस कर ली, यानी आयनिक कंपाउंड्स की। आगे चलते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ जाती है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो डिटेल के साथ पढ़ा है। ये डायग्राम तो बार बार हमने वहाँ पर डिस्कस की है। यहाँ पर M पॉजिटिव और X नेगेटिव एक जनरल हमारे पास साल्ट है। इस वक्त ये मोल्टन स्टेट में है। ये कैथोड इसलिए है क्योंकि ये नेगेटिव के साथ अटैच है। ये एनोड इसलिए है कि ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अटैच है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी इसका एक तरीका लिखने का कि जो स्मॉल लाइन होती है उसको नेगेटिव कैथोड और बिग लाइन जो होती है वो पॉजिटिव के साथ शो की जाती है। जब बैटरी ऑन होगी, करंट ऑन होगा, डीसी करंट स्टार्ट करेंगे तो जो नेगेटिव है डेफिनेटली इट मूव टूवर्ड्स एनोड, वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने के प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज़ हुआ है वो बैटरी इसको यहाँ से मूव करवा के इधर ले आएगी कैथोड के तरफ, और वहाँ पर M पॉजिटिव जो है वो मूव करेगा, कैथोड की तरफ आएगा और अपना इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस को रिडक्शन कहा जाता है। अच्छा, अब ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। साल्ट्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बिकॉज देयर आयंस आर होल्ड टुगेदर इन ए रिजिड लैटिस स्ट्रक्चर बाय स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स। यानी अगर आप बात करें उसकी साल्ट की सॉलिड में, तो सॉलिड में आयन जो है, इसको देख लें या इसको देख लें, वो अपनी जगह पर फिक्स होते हैं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है साल्ट्स की या आयनिक कंपाउंड्स की वो होती ही आयन की फ्री होने की वजह से। जब तक ये आयन्स लॉक्ड रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। जब ये आयन फ्री होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। तो आयन्स को फ्री होने के दो ही तरीके हैं, या तो आप इसको मेल्ट कर लें या इसको पानी में डिज़ोल्व कर लें। दोनों केसेस में जो आयन्स हैं उनके लॉक खुल जाते हैं, ये फ्री हो जाते हैं और फिर मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है। In a rigid lattice structure by strong ionic bonds, in this state the ions are not free to move. So solid salts do not conduct electricity. क्लियर होगी बात। साल्ट इन मोल्टन स्टेट, अब पहले मोल्टन स्टेट की बात कर लेते हैं। व्हेन एन आयनिक सॉलिड इज मेल्टेड द लैटिस ब्रेक्स डाउन एंड आयंस बिकम फ्री टू मूव इन मोल्टन लिक्विड। अब इसमें जो इसकी इक्वेशन शो की हुई है वो NaCl लिक्विड, Na पॉजिटिव भी लिक्विड और Cl नेगेटिव भी लिक्विड। इन दिस कंडीशन liquid can conduct electricity due to free moving positive and negative ions, ठीक है। when electric potential is applied तो फिर क्या हुआ, कैटाइन माइग्रेट टूवर्ड्स कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो एनाइंस हैं माइग्रेट टूवर्ड्स एनोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ये सिंपल सा पॉइंट है, वहाँ तो हमने लंबी चौड़ी डिस्कशन की थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आगे आते हैं साल्ट इन एक्वस मीडियम। साल्ट इन एक्वस मीडियम में क्या होगा कि व्हेन आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक साल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर the lattice break down and ions become free to move in aqueous medium. aqueous mean पानी, पानी के सोल्यूशन में वो जनाब आराम से फ्री हो जाते हैं और मूव करना शुरू कर देते हैं और रैंडम मूवमेंट होती है उनकी। इन दिस स्टेट aqueous solution can conduct electricity due to free moving positive and negative ions. अच्छा, इसकी जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन जो ऊपर आयनाइजेशन इक्वेशन लिखी थी उससे डिफरेंट होगी। इक्वेशन वैसे बाहर देखें तो एग्जैक्ट सेम ही है, आपको जो फील होगा वो सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज फील होगी। यहाँ पर लिखेंगे NaCl सॉलिड, जब सॉलिड को डिजॉल्व करेंगे इन वाटर तो Na पॉजिटिव एक्वस, एक्वस मीन ये आयन जो है पानी में मौजूद है, और Cl नेगेटिव 1 यानी ये आयन जो है क्लोराइड का वो एक्वस यानी पानी में मौजूद है। सिर्फ इन दोनों इक्वेशन में यही फ़र्क है फिजिकल स्टेट के अंदर। अच्छा, होगा क्या इसमें, दीज फ्री मूविंग आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, बिजली ऑन करेंगे, बैटरी को ऑन करेंगे तो फिर बिजली या इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट इन वाटर है, उसकी डिसोसिएशन बताई हुई है। दीज फ्री आयंस आर नाउ सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, वो इसकी बात हो रही है। बट कैन मूव फ्रीली विद इन सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर मूव कर सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस बैटरी। जैसे ही बैटरी ऑन होगी तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं वो अपने आप को फ़ौरन ओरिएंटेट करना शुरू कर देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड, तो ये दो पॉइंट वही हैं जो आपने यहाँ पर पढ़े हैं, सेम एग्जैक्ट वही हैं। तो नीचे चलते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बात अब भी वही आएगी, रिपीट होगी। एज आयनिक कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस, सो द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर।
The strong electrostatic forces of lattice require high energy to break. This is why ionic solids have high melting and boiling point. तो ये कुछ ना खास कोई मुश्किल पॉइंट नहीं है कि उसको यानी लंबा चौड़ा समझाया जाए, तो बात बार बार रिपीट हो रही है। अब आता आगे हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस। इसका मतलब क्या है? अब वो कह रहे हैं कि आयनिंग, असल में पॉइंट यहाँ पर यही है, अगर आप 1 सेकेंड में अगर बैक जाके ये बात की जाए, तो ये जो इस वक्त आइंस हैं ये अनकाउंटेबल आइंस हैं, और इतने ज़्यादा आपस में यानी ये अनकाउंटेबल आइन का नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप को इन्होंने इस तरीके से अरेंज किया हुआ है कि एक शदीद किस्म का सॉलिड कंपाउंड क्रिएट होता है, तो जिसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है यूजली। तो इस रेफरेंस से बात चल रही है आयनिक कंपाउंड्स, ionic solids have ions arranged in a giant ionic lattice. जाइंट मीन जिन्नाती किस्म की, तो ये एक जिन्नाती किस्म का, यहाँ पर तो एक छोटा सा पीस दिखाया हुआ, ये तो लंबे चौड़े आइंस हैं जिनको आप काउंट करना भी मुश्किल है। तो एक जिन्नाती किस्म का एक यानी एक फार्मूला सा है ये। आयनिक सॉलिड्स हैव आइंस अरेंज्ड इन ए जाइंट आयनिक लैटिस। These ions are held together by very strong electrostatic forces between oppositely charged ions. ये हम पढ़ चुके हैं। A large amount of energy is required to move these ions out of place. अगर आपने इनको आउट ऑफ प्लेस करना है तो आपको एक लंबी चौड़ी एनर्जी यानी यूज़ करेंगे तो वो आप उसको अपनी जगह से हटा सकेंगे। This makes ionic solid hard. अब आता है ब्रिटलनेस। ब्रिटल का मतलब क्या है? ब्रिटल का मतलब है कि थोड़ी सी अगर फोर्स लगाएं तो वो आप तोड़ सकते हैं इसको समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ स्ट्रेच फिगर को, ताकि आपको नज़र आ जाए कि ये एक्सटर्नल फोर्स है, सॉलिड कंपाउंड है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने यहाँ पर भी आपको दिखाया था ये वाली शेप। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पर भी ये आ गया हमारे पास जनाब आयनिक कंपाउंड है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव और फिर पॉजिटिव नेगेटिव, बल्कि बड़े ही अरेंज पैटर्न में ये सारे नेगेटिव पॉजिटिव अरेंज हैं। सोडियम क्लोराइड नहीं, बस जस्ट एक कंपाउंड दिखाया हुआ है आयनिक कंपाउंड। ये एक्सटर्नल फोर्स मीन आपने हथौड़ी मारी, उसके ऊपर हुआ क्या, क्योंकि फर्स्ट 2 लेयर के ऊपर हथौड़ी ने आके प्रेशर डाला है तो ये 2 लेयर नीचे खिसक जाएंगी। होगा क्या कि पॉजिटिव के सामने, नेगेटिव के सामने, ये चार्ज आमने सामने आ जाते हैं सिमिलर, और सिमिलर चार्ज आते साथ ही वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर करते हैं। होगा क्या, क्रिस्टल क्रैक हो जाएगा। इसी को फोटक या इसी को हम कहते हैं कि ये है ब्रिटल है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। यहाँ पर तो जस्ट एक एग्जांपल दिखाई है ना, जब आप हथौड़ी या कोई ऐसी फॉर एग्जांपल आयनिक कंपाउंड को ज़मीन पे ज़ोर से मारेंगे तो मुख्तलिफ पोजीशंस पर वो सेम यही सिचुएशन क्रिएट होती है, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव सामने आ जाते हैं और वो ब्रेक हो जाते हैं। इस बार को वापस अपनी जगह पे कर देते हैं। अब इसको पढ़ लेते हैं। आयनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड। स्ट्रेस का मतलब ये यानी फोर्स, लेयर्स ऑफ आयन में शिफ्ट स्लाइटली, थोड़ी सी स्लाइटली चेंज होगी, लेकिन उससे होगा क्या, दिस कैन काज लाइक चार्जेस टू बी फोर्स्ड क्लोज टू ईच अदर। द रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो द लैटिस शैटर मीन बिखर जाता है, टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। इंस्टेड ऑफ बेंडिंग की बजाय जैसे कि मेटल में होता है वैसा सिचुएशन यहाँ क्रिएट नहीं होती, और फ़ौरन छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। अब उसकी एग्जांपल आयनिक कंपाउंड की क्या दी हुई है? सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह वगैरह। अब आता है नया टॉपिक, प्रिपरेशन, सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स। तो सबसे पहले बुक में जाके देखते हैं कि वहाँ पर ये टॉपिक कैसे दिया हुआ है। यह जी प्रिपरेशन, सेपरेशन, प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन बाय टाइट्रेशन एसिड और बेस के या ये प्रिपरेशन बाय टाइट्रेशन एसिड एंड अल्कली के रिएक्शन से ये एक साल्ट तैयार करेंगे हम, इसको डिस्कस करते हैं अभी। फिर अगर नंबर 2 पे आएगा प्रिपरेशन विद एक्सेस मेटल, इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर आएगा प्रिपरेशन विद एक्सेस इनसॉल्युबल बेस। ये हमारे पास टोटल हो गया जनाब, एक और है यह प्रिपरेशन विद एक्सेस इनसॉल्युबल कार्बोनेट। तो इस तरीके से ये हमारे पास 4 मेथड हो गए। और लास्ट में क्या है जनाब, उसके बाद हमारे पास सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल साल्ट होगा। ये लास्ट टॉपिक है और ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा है वो ये था कि आपने ये वाला टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस करना है, ये वाला प्रिपरेशन बाय टाइट्रेशन। लेकिन मैं इसको अपने नोट्स में एंड पे रखूँगा
सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, ये कॉलम है, इस वक्त कई चीज़ें मैंने हाइड की हुई हैं सिर्फ इसलिए कि ये भी हम आपस में इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि ये क्रैमिंग में आसान हो जाए। तो क्योंकि हमारा सिस्टम जो है उसमें डेफिनेटली बच्चे को याद करके उसको रिप्रोड्यूस भी करना है, उसका यानी यही मेन चीज़ होता है उसका, यानी अपना पेपर में, टेस्ट में। तो इसलिए इसको समझाना भी है कि ये जो चार्ट इस वक्त आ रहे हैं आपके पास, टॉपिक प्रिपरेशन चार्ट, ये चार अलग अलग नहीं है। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये चारों आपस में काफ़ी हद तक, स्पेशली फर्स्ट 3 तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपस में, तो उनको याद करना आसान हो जाएगा। जबकि टाइट्रेशन वाला जो मेथड जो वो एंड पे है वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो बेसिकली एक प्रैक्टिकल भी है, बच्चे करेंगे भी 10th क्लास में। तो सबसे पहले आता है प्रिपरेशन विद एक्सेस मेटल, रिएक्शन ऑफ जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, इसका एक ऐसा करते हैं कि एक देख लेते हैं क्लिप यहाँ पर यूट्यूब में। क्लिप जो दिखा रहा है वो इनफैक्ट वो हमारी यानी बात काफ़ी हद तक वो पूरी कर देगा, समझा देगा हमें। बच्चों के ज़हन में जो चीज़ डालनी है वो इस क्लिप से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आ गया हमारे पास, आवाज़ मैंने खुद ही बंद की हुई है, इसकी जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करेंगे, जिंक सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, तो इसके बाद ये कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें से कुछ अमाउंट लेके आपने वो सामने टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर पानी में डाल के उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेंगे। डाइल्यूट करने के बाद अब आने लगा ये हमारे पास जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स या यूँ कह लें सॉलिड जिंक है। इस सॉलिड जिंक के कुछ पीसीस को उठा के हम उस टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। अब होगा क्या, वो अब आपके सामने आता है थोड़ी देर में। ये डाल दिया और रिएक्शन आपके सामने है, ज़बरदस्त रिएक्शन स्टार्ट हो गया। जिंक रिएक्शन शुरू कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक सल्फेट बन रहा है। जिंक सल्फेट वाटर सॉल्युबल है, ये याद रहे। तो होगा क्या कि जिंक सल्फेट इस पानी में डिज़ोल्व होता रहेगा, गैस जो है वो निकल जाएगी। तो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पीछे क्या बचा। आपने क्या करना है, थोड़ा वेट करना है जब तक कि ये मुकम्मल बबलिंग ख़त्म ना हो जाए। जब ये बबलिंग ख़त्म हो जाएगी, तो बबलिंग ख़त्म होने का मतलब क्या है, बबलिंग ख़त्म होने का मतलब ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड सारा यूज़ हो गया है। लेकिन एक साथ और कंडीशन ये भी है कि आपने जिंक को ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करना है ताकि रिएक्शन जब ओवर हो तो जिंक मेटल उसके अंदर मौजूद हो। तो इस पूरे बातों का सेंस ये है कि जब जिंक आप ज़्यादा अमाउंट में डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर रिएक्शन स्टार्ट होगा, बबलिंग तेज़ होगी, एंड पे आके बबलिंग ख़त्म। और बबलिंग ख़त्म होने का मतलब ये है कि रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, सारे के सारा सल्फ्यूरिक एसिड ख़त्म हो गया, जिंक अभी भी पड़ा हुआ है। अच्छा, अब इस वाटर के लिक्विड में या एक्वस मीडियम में है क्या चीज़, इसको हम डाल के वापस अपने नोट्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आगे जी प्रोसीजर में आपने करना है क्या, जो बुक ने बताया, मैयर 25 cm³ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इनटू ए बीकर में मैयर कर लें और उसमें क्या करें, ऐड एक्सेस जिंक मेटल इन दी बीकर। और उसके बाद क्या करना है आपने, द रिएक्शन प्रोड्यूसेस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर यही बात हो रही थी, ये ख़ास तौर इसमें यहाँ पर जिंक सल्फेट बन रहा होगा और वो वाटर सॉल्युबल है, वो आपको नज़र नहीं आएगा, वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो फिर क्या बनेगा, नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि रिएक्शन प्रोड्यूसेस बबल्स ऑफ हाइड्रोजन विद अफर्वेसेंस। अफर्वेसेंस का मतलब है उबाल, जैसे वो उबल रहा था, बबल क्रिएट हो रहे थे, हम उसी को अफर्वेसेंस कहते हैं। तो अब होगा क्या नेक्स्ट, कीप ऑन एडिंग जिंक अंटिल नो मोर डिजॉल्व इंडिकेटिंग ऑल द एसिड हैज़ रिएक्टेड। अब यहाँ पर तो कह रहे हैं कि डालते रहें जिंक, लेकिन उस जो अपने क्लिप देखा उसमें तो उसने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट एक ही दफ़ा डाल दी। तो ये यानी डिपेंड करता है कि कैसे आप यानी प्रोसीड कर रहे हैं। अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों की शेप में डाल रहे हैं, जब वो डिज़ोल्व होकर ख़त्म हो जाता है फिर और डाल दें। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे ही लिखा हुआ है, वहाँ पर हमने एक ही दफ़ा सारा मेटल डाल के काम ख़त्म कर दिया। कीप ऑन एडिंग जिंक अंटिल नो मोर डिजॉल्व इंडिकेटिंग ऑल एसिड्स हैव बीन रिएक्टेड। अब उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है कि इफ़ ऑल द जिंक डिसअपीयर्स एंड ऐड मोर अंटिल नो मोर एफर्वेसेंस इज ऑब्जर्व्ड। ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, मतलब ये है कि उसमें से सल्फ्यूरिक एसिड सारा ख़त्म हो चुका है। ये असल में इंडिकेशन है इसकी कि जब जिंक रिएक्शन नहीं कर रहा था तो सल्फ्यूरिक एसिड ख़त्म हो गया। इंडिकेट ऑल द एसिड हैज़ रिएक्टेड, सारे का सारा ख़त्म हो चुका है। तो उसके बाद हुआ क्या कि जिंक तो अभी भी पड़ा काफ़ी, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड ख़त्म हो गया। तो रिएक्शन मिक्सचर में बचेगा क्या, हाइड्रोजन गैस तो निकल गई और पानी में जिंक सल्फेट होगा। एक चीज़ ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि जितने भी इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वो होते पानी के अंदर ही हैं।
सल्फ्यूरिक एसिड आपने डाला, वो डेफिनेटली वाटर के अंदर मौजूद था। जिंक में तो वाटर नहीं था, वो तो डेफिनेटली सॉलिड था। जब आपने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ही पानी भी मौजूद था। तो पानी जो बना वो मौजूद है, वो अभी भी वहीं पर है, क्योंकि रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा, लिहाजा यहाँ पर इक्वेशन में नज़र नहीं आएगा आपको। तो जिंक सल्फेट बन गया, वो वाटर में सॉल्युबल है, वो वाटर में ही रहेगा, हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब होगा क्या, सेपरेशन कैसे करनी है। अगर आप थोड़ा सा वापस जाएँ अपनी इस पोजिशन पर, तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि ये, मैं इसको आगे ले जाता हूँ इसको, इस पोजीशन पर। जब आपने इसको रिएक्शन कर दिया, रिएक्शन करने के बाद ये आपने करना क्या है, जब इसमें से जिंक निकाल लें बाहर, जिंक बाहर निकालने के बाद जो सोल्यूशन है उसके अंदर सिर्फ पानी और जिंक सल्फेट है, सिर्फ दो ही तो चीज़ें हैं। तो पानी आप एवेपोरेट कर दें या इसे पड़ा रहने दें, ऑटोमेटिकली जब पानी सूख जाएगा तो पीछे आपके पास जिंक सल्फेट मिल जाएगा। ये सभी बात को यहाँ बताना चाह रहे हैं कि सेपरेशन क्या है जनाब। फिल्टर द मिक्सचर टू रिमूव अनरिएक्टेड एक्सेस जिंक। फ़िल्टर कर दें, आप फ़िल्टर करना चाहिए फ़िल्टर कर दें। अगर आपके पास टोंग्स हैं, यानी वो चिमटी सी है, तो उसके साथ पकड़ के जिंक मेटल को निकाल के बाहर फेंक दें या अलग कर दें। अलाउ दी सोल्यूशन टू कूल एंड क्रिस्टलाइज, क्योंकि गर्म हो चुका होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो कूल करने के बाद उसे क्रिस्टलाइज करें। लेकिन क्रिस्टलाइज करना कैसे है, देन फिल्टर इट टू कलेक्ट द क्रिस्टल ऑफ जिंक सल्फेट। क्रिस्टलाइज करना कैसे है, पानी उड़ा दें गर्म करके या उसको पड़ा रहने दें, भी 1-2 दिनों के अंदर वाटर उड़ जाएगा तो जिंक सल्फेट के क्रिस्टल आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ तक आपने जनाब प्रेपरेशन एक कर ली, यानी आपने क्या मुकम्मल किया, प्रिपरेशन विद एक्सेस मेटल। आपने मेटल एक्सेस यूज़ की, जिंक का रिएक्शन था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो इसकी हेडिंग के अंदर आपने ये सारा प्रोसेस पढ़ा। और अब आती है हमारे पास नेक्स्ट साल्ट की प्रिपरेशन। तो उसकी हेडिंग है हमारे पास प्रिपरेशन विद एक्सेस इनसॉल्युबल बेस। इनसॉल्युबल बेस यूज़ करेंगे। और होगा कैसे, इसको चेक करते हैं ज़रा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर भी तकरीबन बिल्कुल वैसे ही लेफ्ट साइड पे जो पॉइंट लिखा है यहाँ पर भी वही है कि मेजर 25 cm³ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इनटू अ बीकर। और इसको मेरे पैरेलल समझाने का मतलब भी यही है कि स्टूडेंट को याद हो जाएगा। जब आप ये याद करेंगे तो थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ आपको राइट साइड वाला ये कॉलम भी याद हो जाएगा। और अगर आपको पेपर में डेफिनेटली ऐसा तो नहीं आएगा, आएगा तो सिर्फ एक ही। तो जब एक आएगा तो आप इसको पॉइंट की शक्ल में टॉप टू बॉटम लिख लेंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। अगर सपोज दो भी आते हैं तो आप इनको पैरेलल तब भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद अगला क्या आएगा, ऐड एक्सेस कॉपर ऑक्साइड इन बीकर। यहाँ पर था जिंक मेटल, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, यही डिफरेंस है। तकरीबन बात सारी की वैसी लिखी हुई है। अच्छा, अब होगा क्या, द रिएक्शन प्रोड्यूसेस कॉपर सल्फेट एंड वाटर। और अब यहीं पर स्टॉप करके अगर हम रिएक्शन देख लें अपना, तो मेरे ख्याल में इसको समझने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पर है कॉपर ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, चेक करते हैं। ये आगे जी, कॉपर ऑक्साइड बेसिकली ब्लैकिश कलर का होता है और सॉलिड भी है, डेफिनेटली वो वाटर सॉल्युबल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो सल्फ्यूरिक एसिड जो डाला जा रहा है उससे रिएक्शन शुरू कर देगा। अब ये कंटिन्यूस हिलाएंगे, जिससे कॉपर ऑक्साइड जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन शुरू कर देगा और कॉपर सल्फेट बनेगा। और वाटर तो डेफिनेटली सारा रिएक्शन इस वक्त भी वाटर भी है, वाटर में ही सारा रिएक्शन हो रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड होते ही वाटर में है। और उसके बाद कॉपर ऑक्साइड ये इनसॉल्युबल है, और कॉपर सल्फेट जो वो ब्लू कलर का है, इसलिए आपको आहिस्ता आहिस्ता ब्लू कलर फील होगा। और एंड पे मुकम्मल ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट बन गया और सारा कॉपर ऑक्साइड जो इनसॉल्युबल था डिसअपीयर हो चुका है। मीन यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि सारा कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर चुका है। अब इसमें करना क्या आपने, नेक्स्ट आपने सिर्फ इतना करना है कि इसका पानी उड़ा देना है और कॉपर सल्फेट आपको मिल जाएंगे इसके क्रिस्टल्स। अब वापस जाते हैं इधर, यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि द रिएक्शन प्रोड्यूसेस कॉपर सल्फेट एंड वाटर। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके सामने ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर बबलिंग शबलिंग तो हो नहीं रही, तो इस पॉइंट के सामने ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा था कीप ऑन एडिंग जिंक, यहाँ पर लिखा कीप ऑन एडिंग कॉपर ऑक्साइड अनटिल नो मोर डिजॉल्व, यानी आप डालते जाएं यहाँ तक कि ये डिजॉल्व होना बंद हो जाए। इंडिकेटिंग दैट ऑल द एसिड हैज़ रिएक्टेड। जब आप बार बार डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, पिंच बाय पिंच, चुटकी चुटकी या थोड़ा थोड़ा कॉपर ऑक्साइड, तो वो डिज़ोल्व होता जाएगा, डिसअपीयर होता जाएगा। लेकिन जब वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड सारा ख़त्म हो गया। और उस वक्त सिर्फ आपके इस सोल्यूशन के अंदर, जो कि हम अभी यहाँ पर चेक कर रहे थे, तो इसमें आपने ये देखा था कि ये जो है सारा इस वक्त इसमें सिर्फ वाटर और कॉपर सल्फेट मौजूद है। अब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ख़त्म हो चुका है।
ये जो है इस वक्त वीडियोज़ ये सिर्फ एक सेंस देने के लिए मैंने रखी है, अदरवाइज़ वो उस तरीके से नहीं बनाई जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा डालते चले जाएं और जहाँ तक कि वो सल्फ्यूरिक एसिड ख़त्म हो जाए। इस रेफरेंस से ये वीडियोज़ नहीं बनाई गई। असल में यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ दिखानी थी कि हुआ क्या है, कैसे कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक है जब आप सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो किस तरीके से वो डिज़ोल्व हुआ, गायब हुआ और ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट मिल गया। ठीक है, कीप ऑन एडिंग कॉपर ऑक्साइड अंटिल नो मोर डिजॉल्व इंडिकेटिंग ऑल एसिड हैज़ बीन रिएक्टेड। तो उसके बाद अगला पॉइंट क्या हमारे पास, इफ़ ऑल जिंक डिसअपीयर्स ऐड मोर, यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है पॉइंट। और अब बात है यहाँ पर कि कॉपर ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है, ये इंसॉल्युबल वाटर है, ये डेफिनेटली सल्फ्यूरिक एसिड है ही वाटर में, रिएक्शन करेंगे तो कॉपर सल्फेट और वाटर बन जाएगा। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का ब्लू कलर का है जो कि आपको वीडियो में नज़र भी आया। अब क्या आएगा, अब हमारे पास सेपरेशन आएगी। तो सेपरेशन का पॉइंट क्या है कि फिल्टर द मिक्सचर टू रिमूव अनरिएक्टेड कॉपर ऑक्साइड। वहाँ पर क्या लिखा था बैक पे, फिल्टर द मिक्सचर टू रिमूव अनरिएक्टेड जिंक, एक्सेस जिंक। तो ये दोनों पॉइंट सेम हो गए। अब आप टॉप टू बॉटम देख लें, चलें पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन में क्या लिखा हुआ है। अलाउ द सॉल्यूशन टू कूल एंड क्रिस्टलाइज देन फिल्टर इट टू कलेक्ट द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, और इसके बाद एंड पे क्या लिखा है वो हम बात करते हैं अब इसके बारे में। अब ये क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले तो ये आप ये चेक कर लें कि इनका आपस में पैरेलल लिखने का मतलब क्या था। पैरेलल लिखने का मतलब यही था कि बच्चा अगर एक याद कर ले तो उसको पैरेलल दूसरा भी याद हो जाए। डेफिनेट डिफरेंसेस तो हैं, 100% तो सेम नहीं है वो। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू मेक मैग्नीशियम सल्फेट क्रिस्टल्स विद सूटेबल रिएक्टेंट्स। तो मैग्नीशियम सल्फेट अगर आपने क्रिएट करना है तो जस्ट सिंपल पॉइंट ये है कि ये इक्वेशन आपके पास, कॉपर की जगह Mg लगा दें, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा और सल्फ्यूरिक एसिड होगा, सारा रिएक्शन ये होगा कि MgSO4 और वाटर, और बाकी सारे पॉइंट्स ऐसे ही होंगे। Measure 25 centimeter cube of dilute sulfuric acid into a beaker, add excess MgO in the beaker, the reaction produces MgSO4 and water, keep on adding MgO until no more dissolves indicating all acid has reacted। और फिर रिएक्शन होगा, फिर सेपरेशन होगी, उसमें MgO लिख देंगे। तो यानी सारे का सारा पॉइंट ऐसे ही है, सिर्फ स्लाइड चेंज करनी है। हाँ, ये ज़रूर है कि कॉपर सल्फेट ब्लू था, मैग्नीशियम सल्फेट ब्लू नहीं है, वो कलरलेस है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी इनफैक्ट आपने साथ ही कर लिया, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने उसके कॉलम के नीचे ही उस क्वेश्चन को लिख दिया ताकि स्टूडेंट को समझाया जा सके कि इस क्वेश्चन में कोई नई चीज़ नहीं है, सारी ऊपर आपने पढ़ लिया है, बस सिर्फ स्लाइड चेंज करनी है आपने। अब है हमारे पास प्रिपरेशन विद एक्सेस इनसॉल्युबल कार्बोनेट। अब चेक करते हैं कि ये कैसे तैयार करेंगे। इसका प्रोसीजर पढ़ते हैं। तो इसके प्रोसीजर में अब अगेन वही लाइन लिखी हुई तकरीबन, सिर्फ फ़र्क क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड की जगह HCl लिख दिया। तो measure 25 cm क्यूब ऑफ डाइल्यूट HCl इनटू ए बीकर। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऐड एक्सेस कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट वाटर सॉल्युबल नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर हेडिंग में लिखा हुआ है एक्सेस इनसॉल्युबल कार्बोनेट। एक्सेस कैल्शियम कार्बोनेट डाल देंगे इन द बीकर। उसके बाद क्या जनाब, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द रिएक्शन प्रोड्यूसेस कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये तीन चीज़ें बनेंगी। अच्छा, अब फिर वंस अगेन पिछले की तरह यहाँ पर भी हम बैक जाते हैं, लेकिन चलिए एक दो पॉइंट पढ़ लेते हैं। यह है कि द रिएक्शन प्रोड्यूसेस बबल्स ऑफ CO2 विद अफर्वेसेंस। अफर्वेसेंस का मतलब तेज़ उबाल। ये अफर्वेसेंस बिल्कुल वैसे ही जैसे आप 7 अप, पेप्सी या जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसके अंदर आप सोडियम क्लोराइड डालें तो जो मंजर आपके सामने है उसी को अफर्वेसेंस कहते हैं। वो भी अफर्वेसेंस हो रही होती है वहाँ पर भी। उसमें भी जब सोडियम क्लोराइड डालते हैं तो बेसिकली सोडियम क्लोराइड इज़ मोर सॉल्युबल दैन कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे आप डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आना शुरू होती है उबाल के साथ, उसी को अफर्वेसेंस कहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कीप ऑन एडिंग कैल्शियम कार्बोनेट अंटिल नो मोर डिजॉल्व्स इंडिकेटिंग ऑल द एसिड हैज रिएक्टेड। बिल्कुल वैसे ही लाइन है जो कि प्रीवियस फर्स्ट और सेकंड कॉलम में है। तो उसके बाद आया था जनाब यहाँ पर कि इफ़ ऑल कैल्शियम कार्बोनेट डिसअपीयर्स ऐड मोर, या इतना और ऐड करें, देखें रिएक्शन होता है, उसमें बबल्स निकल रहे हैं। नो मोर अफर्वेसेंस, नो, अगर उबाल नहीं हो रहा, बबल नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि सारे जो एसिड है वो ख़त्म हो चुका। अब इंडिकेटिंग ऑल एसिड हैज़ रिएक्टेड, सारा एसिड जो रिएक्शन कर चुके हैं। अब रिएक्शन में हुआ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट ने 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया है, कैल्शियम क्लोराइड बना है, वाटर बना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। अब होगा क्या, हम कैल्शियम कार्बोनेट क्योंकि इंसॉल्युबल ली है और HCl रिएक्शन में हम वेट कर रहे हैं कि सारे का सारा ख़त्म हो जाए। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगी। वाटर तो डेफिनेटली सारे रिएक्शन में होते ही वाटर है।
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो बनेगी और साथ ही निकल जाएगी, एस्केप कर जाएगी। कैल्शियम क्लोराइड वाटर सॉल्युबल है, वाटर में रहेगा। एसिड सारा ख़त्म हो चुका है और कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, अगर कोई लास्ट में बचे तो हम इसे फ़िल्टर कर लेंगे। अच्छा, अब सेपरेशन से पहले जाके रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर चेक करते हैं। ये यहाँ पर डेफिनेटली नेट का रिएक्शन है ये, तो उसकी अपनी हेडिंग है, लेकिन ये है जो सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट है, इनसॉल्युबल है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इनसॉल्युबल है, और इसमें HCl जैसे ही डाला तो जनाब आपके सामने ये एफर्वेसेंस, इसी को एफर्वेसेंस कहते हैं, या तेज़ उबाल है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अब रिएक्शन के अंदर सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल गई, पानी तो डेफिनेटली उसमें होना ही है, क्योंकि रिएक्शन का सारी जितने भी इनऑर्गेनिक रिएक्शन है होते ही इसके अंदर हैं वाटर के अंदर। अब वो ऐसे डाले जा रहे हैं ताकि जितनी भी कैल्शियम कार्बोनेट है वो सारी की सारी रिएक्शन कर दें, और उसके बाद क्या होगा, रिएक्शन सीज कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा और बबलिंग स्टॉप हो जाएगी। फर्दर आप इसमें अगर डालेंगे HCl तो वो यानी रिएक्शन नहीं करेगा। जबकि हम वहाँ पर उल्टी तरफ बात कर रहे थे, रिवर्स में, वहाँ हम कह रहे थे कैल्शियम कार्बोनेट डालते चले जाएँ। यहाँ पर उसने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट पहले डाली हुई थी और HCl डाले चला जा रहा था, लेकिन मतलब सेम ही है, क्योंकि डेफिनेटली वो बनाए नहीं गए, हमारे लिए तो नहीं बनाए गए उन्होंने, लेकिन वो जो क्लिप्स हैं उन्हें ये काफ़ी मददगार है हमें इस चीज़ को समझने के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, सेपरेशन कैसे करेंगे कि फ़िल्टर द मिक्सचर टू रिमूव, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वाटर इनसॉल्युबल है, तो जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट को फिल्टर करके बाहर निकाल देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अलाउ द सॉल्यूशन टू कूल एंड क्रिस्टलाइज, देन फिल्टर इट टू कलेक्ट द क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। जब पीछे पानी है उसको आप उड़ा दें, कार्बन डाइऑक्साइड वैसे उड़ चुकी होगी, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हम फिल्टर कर चुके हैं, तो पीछे सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड ही रहेगा पानी के अंदर। आप पानी को उड़ा दें या चंद दिन पड़ा रहने दें, पानी खुद ही उड़ जाएगा, तो कैल्शियम क्लोराइड के क्रिस्टल बन जाएंगे। अच्छा, अब इसे हटाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, आई थिंक ये क्वेश्चन ही है, हाउ कुड यू प्रिपेयर प्योर ड्राई सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम कॉपर कार्बोनेट। अच्छा, अब ज़रा इसको जाके थोड़ा सी क्वेश्चन लिखते हैं वहाँ बैक जाके अपने इस वाइट बोर्ड पर। तो वाइट बोर्ड पर जब क्वेश्चन लिखेंगे तो कई चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मसलन दिया हुआ है हमारे पास है जनाब कॉपर कार्बोनेट दिया हुआ है, और वो कह रहे हैं हमें चाहिए जनाब, यहाँ पर एरर मैं यहाँ लगा देता हूँ, वो कह रहे हैं जी कॉपर सल्फेट क्लियर यानी प्रिपेयर करें। तो कॉपर सल्फेट प्रिपेयर करने के लिए डेफिनेटली जो हमें एसिड यूज़ करना है वो तो सल्फ्यूरिक एसिड ही होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड वगैरह तो हो नहीं सकता, क्योंकि सल्फेट ने ही जाके कॉपर के साथ अटैच होना है। तो इसलिए कॉपर सल्फेट बन गया, और प्लस होगा जनाब वाटर, और प्लस होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। रिएक्शन बिल्कुल वैसे के वैसे ही जैसे कि अभी हमने पढ़ा है, लेकिन होगा क्या कि सिर्फ आपने इक्वेशन चेंज करनी है, और उसके यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं उनमें आपने चेंजेस करनी है अकॉर्डिंगली। मसलन आप देखेंगे मैयर 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, HCl की जगह डेफिनेट सल्फ्यूरिक एसिड लिखना पड़ेगा, इनटू अ बीकर, एड एक्सेस कॉपर CuCO3 इन दी बीकर। मैं क्वेश्चन के बारे में कह रहा हूँ कैसे लिखना है। द रिएक्शन प्रोड्यूसेस कॉपर सल्फेट CuCSO4 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ये दोनों तो वही बनेंगे। द रिएक्शन प्रोड्यूसेस बबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद एफर्वेसेंस, कीप ऑन एडिंग कॉपर कार्बोनेट until no more dissolves indicating all acid has reacted, और फिर if all copper carbonate disappear add more until no more effervescence is observed indicating all acid has reacted, और बाकी के आगे filter the mixture to remove unreacted copper CuCO3, और एंड पे क्या जी सारा कुछ भी। तो ये क्वेश्चन असल में बेसिकली एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कि आपने ये पढ़ा है, जो मेन हेडिंग है उसमें। तो वो एग्जाम्पल थी, सॉरी आई थिंक इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज। तो आप इसको भी आराम के साथ इसके ऊपर ही लिख सकते हैं। अब आता है हमारे पास लास्ट मेथड फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल साल्ट्स। तो ज़रा चेक करते हैं इसको। इसकी हेडिंग है हमारे पास प्रिपरेशन बाय टाइट्रेशन या रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो नेक्स्ट इसके प्रोसीजर पॉइंट पढ़ने से पहले अगर हम जाके इसका यहाँ पावर पॉइंट में इसके कुछ स्लाइड्स देख लें, चेक कर लें, तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये हमारे पास इस वक्त टाइट्रेशन का एक पूरा सेटअप है। यहाँ पर ये मेटालिक स्टैंड है, उस स्टैंड के साथ हमने ये ब्यूरेट फिक्स की हुई है। ब्यूरेट की जो कैपेसिटी है वो नज़र आ रही है, 0 से 50 सेंटीमीटर क्यूब तक लिक्विड को अकोमोडेट कर सकती है। उसके ऊपर रखी हुई है हमने फनल, जिसकी मदद से हम इसके अंदर लिक्विड डाल सकते हैं।
यहाँ पर स्टॉपर है जिसको हम क्लोज या खोल सकते हैं ताकि यहाँ से लिक्विड ब्यूरेट से लिक्विड को इस कॉनिकल फ्लास्क में डाला जा सके। ये नोज़ल है जहाँ से लिक्विड रन आउट करेगा इस फ्लास्क के अंदर। ये जो फ्लास्क है इसको कॉनिकल फ्लास्क भी कह देते हैं, टाइट्रेशन फ्लास्क भी कह देते हैं। अब करना क्या हमने कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है और हमने इसको यहाँ पर डाल देना है ब्यूरेट के अंदर। यहाँ तक डालेंगे कि ये नोज़ल भी फिल हो जाए और उसके साथ साथ ये ज़ीरो तक इसकी सरफेस आ जाए। और फिल करने के बाद इसकी इस टैप को क्लोज़ कर देंगे। फिर उसके बाद ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन आ रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन को हमने यहाँ डाल देना है। अब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन कितना होगा, वो 10 सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, 15 भी, 20 भी, 25 भी, यानी कोई भी सॉल्यूशन की अमाउंट हम यहाँ पर डाल सकते हैं। नोट्स में मेरे ख्याल में हमने 25 सेंटीमीटर क्यूब को लिखा हुआ है क्योंकि बुक में भी ऐसे ही है। फिर उसके बाद ये अगर गौर से देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नज़र ही नहीं आ रहा, दोनों ही पानी लग रहे हैं। जब ये दोनों इधर डालेंगे तो रिएक्शन जब होगा, ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, नीचे आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा। बड़ा फेमस रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन का, बच्चे जानते हैं। सोडियम क्लोराइड और वाटर बनेगा और दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब ये रिएक्शन होगा तो हमें कैसे पता लगेगा रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा। तो कोई इस किस्म की ऐसी खास इंडिकेशन नहीं यहाँ पर। तो उसका एक तरीका ये है कि हमने क्या करना है, हमने फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर है वो यूज़ करेंगे। फिनोफ्थलीन इट्सल्फ बिल्कुल कलरलेस है, उसमें किसी किस्म का कलर नहीं है। हम क्या करेंगे, इसके कुछ ड्रॉप उठा के हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी इस कॉनिकल फ्लास्क में डाल देंगे। फिनोफ्थलीन की ख़ास बात यह है कि वो एसिड मीडियम में किसी किस्म का कोई कलर नहीं देता, लेकिन जैसे ही फिनोफ्थलीन को डालें सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी बेस सॉल्यूशन में तो फ़ौरन डार्क पिंक कलर प्रोड्यूस करता है। ये प्रॉपर्टी बड़ी अहम है। इस प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर हम कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन को यानी गेस कर लेते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब वो कैसे होगा क्या कि यहाँ पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डालते जाएंगे और साथ साथ इस फ्लास्क को हिलाते चले जाएंगे ताकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कंप्लीट चांस मिले कि वापस में रिएक्शन करें और सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर बनाते चले जाएँ। आप डालते जाएंगे और ये काम होता जाएगा। जहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड गिरेगा उस सॉल्यूशन के ऊपर आपको पिंक कलर फील होगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड की इंस्टेंटेनियसली कुछ कंसनट्रेशन जहाँ ज़्यादा होती है तो फिनोफ्थलीन फ़ौरन यानी कलर देना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही आप इसे स्विर्ल करेंगे, हिलाएंगे, तो फ़ौरन वो कलर गायब हो जाएगा। अब ये काम करते रहेंगे यहाँ तक कि ये रिएक्शन बिल्कुल सोडियम हाइड्रोक्साइड जब डालते जाएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिल्कुल ख़त्म होने का जब करीब आ जाएगा, उसके बाद लास्ट ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड जब डालेंगे तो सारा इससे गायब हो जाएगा, टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अमाउंट कुछ ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही वो ज़्यादा होगी साथ ही फिनोफ्थलीन कलर दे देगी। कलर का फ्लास्क में अपीयर होना, टाइट्रेशन फ्लास्क में कलर का आना, ये इंडिकेशन है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। यही एक इसकी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप देखें, ये होगा क्या, यहाँ पर बिल्कुल लाइट पिंक कलर आता है, इसी को हम एंड पॉइंट कहते हैं। ये एंड पॉइंट जब आएगा तो हम कहते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब इस सारे प्रोसेस को पढ़ने के बाद अब हम जाते हैं वहाँ पर, बैक जाते हैं अपने इस पोजीशन पर, नोट्स की पोजीशन पर, देखते हैं, पढ़ते हैं वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है मैयर 25 cm³ ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू कॉनिकल फ्लास्क, हमने ऐसे किया हुआ। फिर आएगा ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थलीन एज एन इंडिकेटर इन फ्लास्क, इंडिकेटर के तौर पे है, वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, वो उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस को चेक करता है कलर की वजह से। फिर आएगा फिल ए ब्यूरेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन यूजिंग फनल यूज़ करते हुए हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें डाल देना है। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारे पास, स्लोली ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्यूरेट टू दी HCl इन दी कॉनिकल फ्लास्क, स्विरलिंग यानी हिलाना, गोल गोल हिलाना, swirling the flask continuously until the indicator changes color from colorless to light pink, indicating neutralization is complete। वो इंडिकेट करता है कि न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो अब इसका रिएक्शन चेक करते हैं। रिएक्शन तो बड़ा सादा सा, बच्चों ने कई दफ़ा याद किया हुआ है, HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो अब सेपरेशन क्या करनी है, सेपरेशन कैसे होगी, अब आप खुद थोड़ा सा गौर करें, जस्ट विजुअलाइजेशन है, एहसास है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों ने अपना रिएक्शन कंप्लीट कर लिया, न्यूट्रलाइजेशन मुकम्मल हो चुकी है। तो अब सोल्यूशन में है क्या, सोल्यूशन में पानी है, पानी तो ऑलरेडी भी था और रिएक्शन के दौरान भी बना पानी, लेकिन एक सोडियम क्लोराइड बन गया। और सोडियम क्लोराइड की खास बात क्या है, अगर आप बैक जाके यहाँ पर थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करें तो यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड बनेगा वो तो वाटर सॉल्युबल है, तो वाटर में ही रहेगा। तो अब करेंगे क्या,
आप करेंगे ये कि हमने इसके पानी को उड़ा देना है, सुखा देना है, या ऐसे पड़ा रहने दे, खुद ही 1-2 दिन के अंदर वो पानी उड़ जाएगा। जब पानी उड़ जाएगा तो सोडियम क्लोराइड जो क्रिस्टल्स हैं, वाटर सॉल्युबल हैं, वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे यानी सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल तैयार हो जाएंगे, या यानी साल्ट क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा। तो अब इसको देखते हैं। एवेपोरेट दी वाटर फ्रॉम द सोल्यूशन जेंटली टू ऑब्टेन अ हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी एवेपोरेट करें, और इतना एवेपोरेट करें कि पानी मैक्सिमम उड़ जाए और सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए। उसके बाद गर्म गर्म सोल्यूशन को छोड़ दें। थोड़ी देर बाद, चंद घंटों बाद, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन से सोडियम क्लोराइड सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन भी तकरीबन वही लिखी हुई है। अलाउ द सोल्यूशन टू कूल एंड क्रिस्टलाइज, देन फिल्टर इट टू कलेक्ट द क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। फिर आप उसे फिल्टर कर लें, और ताकि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल हमारे यानी पास आ जाएँ, मिल जाएँ, अलग हो जाएँ। अच्छा, अब इस सारे प्रोसेस को, आप सारी प्रोसीजर्स आपके सामने हैं। ये सारी प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स के हैं, वाटर सॉल्युबल साल्ट्स जो हैं, जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। अच्छा, इसकी ख़ास बात क्या है कि वाटर सॉल्युबल क्यों तैयार किया गया? रीज़न सिर्फ इतनी थी, जितने भी आप केमिकल रिएक्शन है, ये सारे केमिकल रिएक्शन चेक कर लें। जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन किया था, तो जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया, रिएक्शन कर लिया, तो जिंक बाहर निकाल के हाइड्रोजन गैस उड़ गई, तो पीछे रह गया था पानी में जिंक सल्फेट। वो वाटर सॉल्युबल था, पानी उड़ा दिया, जिंक सल्फेट मिल गया। जिंक सल्फेट के अलावा और कोई चीज़ है ही नहीं पानी के अंदर। सिमिलरली कॉपर ऑक्साइड को वाटर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन किया, तो रिएक्शन के दौरान कॉपर ऑक्साइड ने कम्प्लीटली सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन कर दिया। अगर कॉपर ऑक्साइड थोड़ी सी बच भी गई है, कि आपने देखा था वीडियो में कि ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, अगर कुछ ब्लैकिश कॉपर ऑक्साइड बच भी गए हैं, तो आप उसको फिल्टर आउट कर दें। तो फिर वाटर में, सोल्यूशन में क्या होगा, कॉनिकल फ्लास्क में या बीकर में, जहाँ पर हम रिएक्शन करें, पानी होगा, कॉपर सल्फेट होगा, पानी उड़ा दें और कॉपर सल्फेट मिल जाएगा। यानी तीसरी कोई चीज़ है ही नहीं, पानी है और कॉपर सल्फेट है, साल्ट है, वाटर सॉल्युबल और पानी है। पानी उड़ाएं, साल्ट आपके पास है। थर्ड में क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। कैल्शियम कार्बोनेट ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन किया है, कैल्शियम क्लोराइड बना, ये वाटर सॉल्युबल है, वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, वाटर अलग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाती है। तो वाटर में क्या रह गया? कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पर फिर वंस अगेन कैल्शियम, पानी को उड़ा दें तो आपको कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो वाटर इनसॉल्युबल कुछ अगर रह भी गया अगर, तो उसको आप यानी फिल्टर आउट कर सकते हैं। उसके बाद पानी उड़ा दें और कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा। लास्ट जो रिएक्शन है वो भी हमने की है, न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन में भी यही है, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड की टाइट्रेशन की थी, यहाँ तक कि जो आपका HCl पड़ा हुआ था फ्लास्क में, कॉनिकल फ्लास्क में, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने लास्ट ड्रॉप तक उसको यानी न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके बाद आपके पास पानी में क्या था? सिर्फ वाटर था और सोडियम क्लोराइड था। पानी उड़ाए, सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। तो असल में ये वाटर सॉल्युबल तैयार करने का, वाटर सॉल्युबल साल्ट तैयार करने का ये तरीका है। अच्छा, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्या था इसका, ये क्वेश्चन टाइट्रेशन की कॉलम के अंदर, कि डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू मेक पोटेशियम सल्फेट क्रिस्टल्स यूजिंग टाइट्रेशन मेथड। अब इसमें कहना क्या चाह रहा है वो, टाइट्रेशन मेथड से आप पोटेशियम सल्फेट कैसे हासिल करेंगे। तो इसका तरीका बड़ा सिंपल सा है। तरीका क्या है, उसके लिए हम थोड़ा सा जाते हैं उधर वाइट बोर्ड के पास। तो वाइट बोर्ड आ गया हमारे पास ये। तो उसमें उन्होंने कहा कि पोटेशियम सल्फेट क्रिस्टल तैयार करने हैं और टाइट्रेशन मेथड यूज़ करना है, K2SO4 ये तैयार करने हैं आपने। तो अगर मैं रिवर्स इक्वेशन लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो पोटेशियम कहाँ से आएगा? डेफिनेटली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आएगा, क्योंकि हमने एसिड बेस यूज़ करना है, उसी मेथड के अंडर लिखी हुई ये क्वेश्चन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फेट कहाँ से आएगा? सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा, H2SO4। यानी एसिड की जगह आप यूज़ करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, और बेस की जगह यूज़ करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये 2 हो जाएगा बैलेंसिंग नंबर, और यहाँ पर आ जाएगा वाटर, H2O। होगा क्या फिर? जैसे आप न्यूट्रलाइजेशन करेंगे और एग्जैक्टली सेम हम वही फिनोल्फिन यूज़ करेंगे एज इंडिकेटर, तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो हमें अपने कलर से बता देगी कि भी रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ ली। अब इस क्वेश्चन के बाद अगर हम दोबारा जाएँ वापस इधर, तो इस क्वेश्चन को कैसे हम डील करेंगे। फॉर एग्जांपल ये पेपर में आया था, तो क्वेश्चन उसमें यही है सारा प्रोसीजर। हम लिखेंगे कि भैया 25 cm³ ऑफ डाइल्यूट H2SO4 इनटू ए कॉनिकल फ्लास्क, हैव फ्यू ड्रॉप ऑफ फिनोल्फिन एज इंडिकेटर इन फ्लास्क, फिल द ब्यूरेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख देंगे, सोल्यूशन यूजिंग फनल, स्लोली ऐड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्यूरेट टू दी H2SO4 इन द कॉनिकल फ्लास्क। बाकी सारा पॉइंट ऐसे मैं यानी रीड नहीं कर रहा, नीचे आ जाएँ तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ लिख के दिखा दी वाइट बोर्ड पे। सेपरेशन में आ जाएगा, एवापोरेट द वाटर फ्रॉम सोल्यूशन जेंटली टू ऑब्टेन ए हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की जगह आप लिख देंगे पोटेशियम सल्फेट। क्रिस्टलाइजेशन में क्या लिखेंगे कि अलाउ द सोल्यूशन टू कूल एंड क्रिस्टलाइज, देन फिल्टर इट टू कलेक्ट द क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड।
तो इस तरीके से ये सारा यानी ये क्वेश्चन जो है मैंने उसको इसके नीचे इसलिए लिखा है कि आपको एक दफ़ा समझाने के बाद ये आपको बता दीजिए कि ये क्वेश्चन उसमें इट इज़ नथिंग, आप सिर्फ इसी को रिपीट कर दें बट अकॉर्डिंगली आप उसको चेंजेस क्रिएट कर दें। अच्छा, इसके अलावा ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन आपका कोई एसिड बेस चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ और भी लिखा जा सकता है कि हाउ यू कैन प्रिपेयर पोटाशियम सल्फेट की जगह लिख देते हैं पोटाशियम क्लोराइड लिख देते हैं, तो होगा क्या कि उसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड तो वही रहेगा, आप सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हाइड्रोक्साइड यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से ये सारी हमारी ये तकरीबन यानी प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स कंप्लीट हो गए। हमारे पास लास्ट टॉपिक सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल साल्ट्स। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का मतलब है कि पानी के अंदर वो डिज़ोल्व होते हैं कि नहीं होते हैं। इस रेफरेंस से हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। साल्ट्स दैट डिज़ोल्व इन वाटर एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड वाटर सॉल्युबल, एंड सेकंड पॉइंट है साल्ट दैट डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल साल्ट्स। तो इसकी डिवीजन का हमें क्या फ़ायदा है वो आप पढ़ते हैं। जनरल रूल्स फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट्स में लिखा हुआ है कि देयर आर सम जनरल रूल्स फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट्स इन वाटर, दीज रूल्स आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रिएक्शंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। कि इस चीज़ का मालूम होना कि कोई साल्ट वाटर में डिज़ोल्व होगा या नहीं होगा, इसका फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि सारे रिएक्शन इनऑर्गेनिक के जितने भी साल्ट्स के रिएक्शन वो होते ही पानी में, इस वजह से इसकी ये इन्फॉर्मेशन अगर हमें पहले पता होगी तो कई चीज़ों को कंट्रोल करने में आसानी हो जाती है। अच्छा, अब रूल पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है ऑल सोडियम पोटाशियम एंड अमोनियम साल्ट्स आर आर सॉल्युबल इन वाटर। तो उसमें जो एग्जांपल है वो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट लिखा हुआ है। तो अगर इसको चला जाए वाइट बोर्ड पर तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये सारे के सारे जो मेटल हैं ये सारे के सारे मेटल यानी एल्कली मेटल, इनके ऊपर +1 चार्ज आता है, यानी इनकी वैलेंसी +1 होती है। ये याद रखना है, याद जाएगा +1 +1 एंड +1। ये सारे +1 चार्ज यानी के आयंस क्रिएट करते हैं आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। और जब आप अमोनियम की बात करते हैं तो अमोनियम बेसिकली मेटल नहीं है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ एटम्स। ये एक इकलौता हमारे पास है ये इस वक्त। अमोनियम बेसिकली एक ग्रुप ऑफ एटम, इट इज़ नॉट ए मेटल। एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन मिल के यानी 5 एटम्स का एक ग्रुप है और इसके ऊपर +1 चार्ज होता है। ठीक है, अब जब हम बनाते हैं मुख्तलिफ किस्म के साल्ट्स तो ये जनाब होगा कि अगरचे हमारे इस टॉपिक में गिवन नहीं है, लेकिन अगर आप ये समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगी। अगर आप फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड क्रिएट करना चाहते हैं तो क्लोराइड आएगा, उसकी वैलेंसी -1 होती है, 1 हेयर एंड 1 हेयर, इट विल क्रिएट अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और अगर आपने अमोनियम सल्फेट बनाना चाह रहे हैं तो अमोनियम लिखेंगे, उस पर +1 चार्ज लिखेंगे। सल्फेट है वो भी एक कंपाउंड रेडिकल है, ग्रुप ऑफ एटम है जिसमें 4 ऑक्सीजन के साथ एक सल्फर है, यहाँ 4 हाइड्रोजन के साथ एक नाइट्रोजन है, ये भी ग्रुप ऑफ यानी एटम है, ये भी ग्रुप ऑफ एटम है। ये अब इसका 1 आ जाएगा इसके नीचे और इसका 2 इसका नीचे आ जाएगा। इन नंबर का मतलब होता है और ये नंबर आप ट्रांसफ़र करते हैं विदाउट पॉजिटिव और नेगेटिव। इस 2 का मतलब है कि 2 अमोनियम विल जॉइन या विल अटैच विद 1 सल्फेट। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, अमोनियम 2 SO4। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आई कि यहाँ पर आप 42 बन रहा है, तो ऐसे केस में 2 अमोनियम का मतलब है कि आपको इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ये इस तरह। तो अमोनियम सल्फेट ये बन गया 60। ऐसे जब हम बात करते हैं लिथियम क्लोराइड की तो लिथियम क्लोराइड है, लिथियम Li पॉजिटिव है, Cl1 नेगेटिव है, तो 1 हेयर 1 हेयर, तो लिथियम क्लोराइड बनेगा। अब जितने भी सारे यानी आगे मेटल्स हैं, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, ये सारे के सारे क्लोराइड के साथ जब जुड़ेंगे तो सारे के साल्ट का अंदाज तकरीबन यही होगा। सोडियम क्लोराइड होगा, पोटेशियम क्लोराइड होगा, यानी कहीं पर आपको नंबर नज़र नहीं आएगा क्योंकि दोनों ही मोनोवलेंट हैं। तो ये जो साल्ट्स हैं ये साल्ट्स हैं वाटर सॉल्युबल। वो बात जो मैंने अभी आपको वाइट बोर्ड पर समझी है वो काफ़ी हद तक एक्स्ट्रा की तरह यानी चीज़ है जो कि आपको समझने में नॉलेज में होनी चाहिए। अगला नंबर 2 पॉइंट है ऑल नाइट्रेट साल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अब ऑल नाइट्रेट का कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ एल्कली और एल्कलाइनर मेटल नहीं। अगर आप बात करें इधर आके हमारे इस पूरे पीरियोडिक टेबल की, तो पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी हमारे यानी एलिमेंट्स हैं उसके रेफरेंस से बात हो रही है कि सारे जितने भी हमारे पास यानी मेटल्स हैं या नॉन मेटल जितने भी हैं, जितने भी पॉसिबल नाइट्रेट्स हैं, यानी जितने भी पॉसिबल नाइट्रेट हैं पीरियोडिक टेबल के बन सकते हैं, तो वो दे आर सॉल्युबल इन वाटर। इस रेफरेंस से यहाँ पर 2 ही एग्जांपल रखी हुई हैं।
पोटेशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, आप अपने से सोडियम नाइट्रेट भी लिख सकते हैं। ठीक है। नंबर 3 ऑल अमोनियम साल्ट्स आर सॉल्युबल, यानी जितने भी अमोनियम साल्ट हैं पॉसिबल, यानी वंस अगेन पीरियोडिक टेबल की जितने भी पॉसिबल हमारे पास अमोनियम साल्ट्स हैं वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हैं। अच्छा, ये 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, खासकर नंबर 2 और नंबर 3, इसलिए कि इसके रेफरेंस से यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन भी है कि ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास थिंक टैंक का एक क्वेश्चन है, नंबर 3 है नेम 2 टाइप ऑफ साल्ट दैट आर ऑलवेज सॉल्युबल। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर यही बनेगा। ऐसे यहाँ पर है लिस्ट 3 साल्ट दैट आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। अब लिस्ट 3 साल्ट में अब आप इन्हीं में से कोई साल्ट उठा लें, एग्जांपल पोटाशियम नाइट्रेट ले लें, कैल्शियम नाइट्रेट ले लें और अमोनियम क्लोराइड ले लें, बेशक अमोनियम सल्फेट भी ले सकते हैं क्योंकि अमोनियम के सारे साल्ट वाटर सॉल्युबल हैं। फिर अगला पॉइंट आता है हमारे पास नंबर 4, मोस्ट क्लोराइड साल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जितने भी क्लोराइड हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं, लेकिन 2 छोड़ दिए उन्होंने, लेड क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। 5th है जनाब, उसके 2 पार्ट्स हैं, एल्कली मेटल कार्बोनेट्स आर वाटर सॉल्युबल। एल्कली मेटल जी हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम से, इनके जितने भी कार्बोनेट है वाटर सॉल्युबल हैं। अच्छा, इसको भी और दूसरा भी पहले साथ ही देख लें, एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है उनके कार्बोनेट वाटर इनसॉल्युबल है। तो इधर आते हैं यहाँ पर, तो इसको ज़रा चेक करते हैं इसको। तो इस वक्त है लिथियम जो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल एल्कली मेटल का लिथियम है, इस पर +1 चार्ज होता है, और कार्बोनेट ये भी एक ग्रुप ऑफ एटम है, एक कंपाउंड रेडिकल है, इसका जनाब रेडिकल आपके सामने है, 2 हेयर एंड 1 हेयर, मीन कि 2 लिथियम विल जॉइन विद 1 कार्बोनेट, ये आपके पास साल्ट बन जाएगा। अब लिथियम जो एल्कली मेटल का आप उसकी पोटाशियम ले लें, चलें पोटाशियम +1 है और कार्बोनेट आपके पास -2 है, तो उसी पैटर्न पे आप बेशक क्रॉस ना भी करें तो हमारे पास ये बन सकता है K2S कार्बोनेट। लेकिन जैसे ही आप आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल में, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्योंकि सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है सारे, तो उनके ऊपर +2 चार्ज होता है, और कार्बोनेट -2 CO3 -2 2 हेयर एंड 2 हेयर। ये ज़हन में रखें कि ये वैलेंसी वाले नंबर नीचे लाए जाते हैं, ये नंबर जो साथ कंपाउंड रेडिकल के वो साथ ट्रांसफ़र नहीं होते। अच्छा, अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दें, एक सिंपल टेबल 2 1 2 2 1 2 सिंपल कर दिया, तो 1 मैग्नीशियम विल जॉइन विद 1 कार्बोनेट। और जब आप ये साल्ट बनाते हैं तो उस वक्त हम ये वैलेंसीज साथ नहीं लिखते, यानी ये वाले नंबर साथ नहीं लिखते, ये याद रहे। यानी अगर वो सिंप्लीफाइड है, आई मीन टू से, ये 1 1, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम है डाई पॉजिटिव है और कार्बोनेट जो है -2 है, और यहाँ पर 2 1 सेकेंड क्रॉस कर लें तो और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लें, 2 1 2 2 1 2, तो हमारे पास आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरीके से हमारे पास साल्ट बन जाते हैं। अच्छा, उसके बाद बैक चलते हैं अपने नोट्स की तरफ, तो वहाँ पर देखें फर्दर क्या लिखा हुआ है। ये हमने 5th का सेकंड बी पॉइंट पढ़ लिया था। अब 6 पॉइंट आता है, मोस्ट कॉमन सल्फेट्स आर सॉल्युबल। अब सॉल्युबल का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली वो वाटर सॉल्युबल के रेफरेंस से बात हो रही है, यानी पानी में डिज़ोल्व होते हैं या नहीं होते, एक्सेप्ट लेड सल्फेट है, PbSO4 है और कैल्शियम सल्फेट है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। इसका मतलब बाकी सल्फेट वाटर सॉल्युबल है। यहाँ पर आके हमारा ये तकरीबन जो सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल साल्ट, यहाँ पर आके हमारा ये जो टॉपिक है ख़त्म हो जाता है। लास्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज़ एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज को भी यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज के MCQs हैं। तो फर्स्ट MCQ हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, सिल्वर क्लोराइड, लेड कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, लेड क्लोराइड। सोडियम नाइट्रेट जो है वाटर सॉल्युबल है, मार्क भी किया हुआ है। उसके रीज़न क्या है कि सारे नाइट्रेट वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो डेफिनेटली यही वाटर सॉल्युबल है। नंबर सेकंड है कि व्हाट टाइप ऑफ आयंस डू बेसिस प्रोवाइड फॉर साल्ट फॉर्मेशन, कि जब साल्ट बनता है तो बेसिस क्या आयन प्रोवाइड करती हैं। तो इसके लिए अगर हम चैप्टर के शुरू में चले जाएं तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा ये, तो बेस से आपको पॉजिटिव आयन या कैटाइन रेडिकल मिलता है। तो यही इसमें वहाँ पर बात पूछी जा रही थी कि व्हाट टाइप ऑफ आयंस डू बेसिस प्रोवाइड फॉर ऑल साल्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव आयन मिलते हैं हमें, ठीक है। नंबर थर्ड है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न साल्ट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। जो नज़र ही आ रहा है ये कि टिक भी किया हुआ है, तो आपको याद भी आ जाएगा क्योंकि चैप्टर पढ़ा भी ताज़ा आप पढ़ रहे हैं इसको, आपको याद होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का काफ़ी पीछे हम पढ़ के आए हैं कि जिस वजह से उसके यानी बहुत ज़्यादा
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है आयंस में और वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाते हैं। नंबर 4 है, इन व्हाट स्टेट आर साल्ट जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड में तो बिल्कुल नहीं होते, गैस में भी नहीं होते, पाउडर शेप में भी नहीं होते, पाउडर में भी सॉलिड ही होता है, वो मोल्टन स्टेट में होता है क्योंकि आयंस फ्री हो जाते हैं। नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली सॉल्युबिलिटी रूल फॉर क्लोराइड। तो क्या जी ऑल क्लोराइड्स आर इनसॉल्युबल, ये तो गलत है। ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल, ये भी ठीक नहीं है। क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, जबकि सोडियम पोटेशियम तो वाटर सॉल्युबल होते हैं। असल में सी ही यानी गलत था। क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट लेड एंड सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि ऊपर पढ़ा भी हमने कि यहाँ पर ये पढ़ के आए हैं ये चीज़। तो उसके बाद आ गया जनाब नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट हैपन्स टू द आयंस इन साल्ट व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर। तो आपने पढ़ा था कि जब साल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उसके सारे आयंस फ्री हो जाते हैं, उनके लॉक खुल जाते हैं, या उसको मेल्ट करें तो होगा क्या, दे फॉर्म गैस, दे बिकम फिक्सड इन पोजीशन एंड दे फॉर्म सॉलिड। ये सारी बातें डेफिनेटली नज़र ही आ रहा गलत हैं। दे बिकम मोबाइल, इलेक्ट्रॉन उनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल हैं वो फ्री हो जाते हैं, मोबाइल हो जाते हैं। नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रिपेयर साल्ट बाई टाइट्रेशन। एसिड एल्कली, भाई यही हमारे पास मेथड है, क्योंकि आपने ये 4th मेथड आपने पढ़ा था नोट्स के अंदर, जबकि बुक में तो आई थिंक इट इज़ फर्स्ट। और उसके बाद आता है 8th, विच ऑफ दिस साल्ट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। पोटाशियम कार्बोनेट वाटर सॉल्युबल, एल्कली मेटल कार्बोनेट वाटर सॉल्युबल हमने पढ़ा था। कैल्शियम क्लोराइड जो है, क्लोराइड सारी तकरीबन सॉल्युबल हैं एक्सेप्ट 2 जो बताए थे उन्होंने, लेड क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सारे 60 वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेड क्लोराइड है यही वाटर सॉल्युबल नहीं है। नंबर 9 है, व्हाट इज़ फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद एन एक्सेस ऑफ एन इनसॉल्युबल बेस। होगा क्या, साल्ट एंड वाटर बनेगा। अब आता है हमारे पास लास्ट, विच आयन इज़ कॉमनली फाउंड इन सॉल्युबल नाइट्रेट्स। तो सॉल्युबल नाइट्रेट में डेफिनेटली नाइट्रेट ही होगा, NO3-1, तो वो टिक करना है। तो यहाँ पर आके हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो बाकी जितने भी हमारे पास शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन हैं और इवन थिंक टैंक है वो हमने क्लियर कर लिया हुआ है।